नमस्कार। क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग कर रहे थे पेपर 2 सॉल्व यूपीएससी 2023 का, और उसी से रिलेटेड सोशल इश्यूज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ है, यानी 2023। क्वेश्चन है कि भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ है, भारत के लिए इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभ क्या हो सकते हैं। इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट इन द वेस्ट, लेकिन यहां पर वेस्ट बोला है। यहां पर ध्यान रखना, पूरा विश्व की बात ये नहीं कर रहा है, वेस्ट की बात कर रहा है। पश्चिम, पश्चिम में अमेरिका भी आएगा, यूरोप भी आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, लैटिन अमेरिका नहीं आएगा, गल्फ कंट्रीज नहीं आएंगे, जहां पर बहुत सारे लोग हमारे जा रहे हैं मजदूरों के रूप में भी और अदर चीज के लिए भी। इसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेनिफिट क्या है, तो इंडियन डायस्पोरा के बारे में बात है। इसका वेस्ट में जो नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इसका इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल बेनिफिट क्या है। तो पहले जरूर आप लिखें इंट्रोडक्शन, और जिसको आप भूमिका कहते हैं, होलिस्टिक इमेज होना चाहिए, लगभग पूरा उत्तर उसमें समाया हो। सबसे पहले आप ये बताइए कि इंडियन डायस्पोरा में क्या होता है। एनआरआई है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन सबको हम लोग इंक्लूड करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा करके क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाइए और कहिए कि भारत लार्जेस्ट डायस्पोरा है ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड है ना, माइग्रेशन जो रिपोर्ट है 2022, उसके अकॉर्डिंग इंडियन डायस्पोरा जो है वो 31 मिलियन के आसपास है, और ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत है ना गेन किया है, बहुत सिग्निफिकेंट प्रोमोनेंस पर्टिकुलरली इन दी वेस्टर्न कंट्रीज। आगे क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार ही थोड़ा आगे ये भी लिखिए कि दे प्लेड अ वाइटल रोल, है ना, रिप्रेजेंटेटिव इंडिया इंटरेस्ट नॉट ओनली इन द इकोनॉमिकल सेक्टर, क्योंकि इकोनॉमिकल के साथ साथ पॉलिटिकल भी कहा है। इकोनॉमिकल सेक्टर कुछ एग्जांपल दे दीजिए, जैसे एग्जांपल सुंदर पिचाई गूगल का, है ना, शांतनु जो है वो एडोब के हैं, अजय बांगर, ये सब का दे दीजिए। बट ऑल्सो इन द पॉलिटिकल एरेना, जैसे कि आप ऋषि सोनक का नाम दे सकते हैं, कमला हैरिस का नाम दे सकते हैं, और इस ढंग से आप इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। आप चाहें तो इससे अच्छा भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिए। यहाँ पर अभी आपने देखा एक बात कि मैंने एनआरआई के बारे में कहा, मैंने और भी कुछ डायस्पोरा के बारे में कहा कि क्या क्या चीजें हैं। तो एक बार आप सरसरी निगाह से जान लीजिए ये सब क्या क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर उत्तर लिखते समय, आंसर लिखते समय इन सब चीजों को मत लिखिएगा, ये मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। एनआरआई का फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट इंडियन। किसे कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा ही और सी जो 182 दिनों से या उससे ज्यादा दिनों से भारत में नहीं है एक फाइनेंशियल ईयर में, या जो करंट ईयर है उसको छोड़ दिया जाए, उससे पहले जो 4 साल बीत गया है उसमें से 365 दिनों से कम वह भारत में रहा है, और करंट ईयर में 60 डेज रहा है, वह भी एनआरआई कहा जाएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिए। एनआरआई जो है भारत में अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, शेयर और डिवेंचर को खरीद सकते हैं, ये सब उनको पूरा राइट दिया गया। विदाउट वीजा वो भारत में ट्रेवल कर सकते हैं, इस बात को भी आप जान लीजिए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे कहा जाता है, पहले इसको भी जान लीजिए। इसमें पहली बात तो जान लीजिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल के लोग नहीं आते, इनको कंसीडर नहीं किया जाता है। इनको छोड़ करके किसे कंसीडर किया जाएगा, उन व्यक्तियों को किया जाएगा जो कभी भारत के पासपोर्ट का धारण किया हो, कभी भारत का पासपोर्ट उनके पास में रहा हो, पहला पॉइंट। वह हु और आइदर इसमें से वह या कोई उसका पेरेंट, पेरेंट में से कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई, ग्रैंड पेरेंट दादाजी, या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट यानी परदादा, इनमें से कोई भी, वह उसके दादाजी यानी उनके पिताजी या उसके पिताजी में से कोई भी, जिस किसी का भी जन्म उस समय हुआ हो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, उसको भी ये माना जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में काउंट किया जाएगा। यहां पर एक बात ध्यान रखें, यदि उसका कोई जीवन साथी भारतीय है तो उसे भी, यदि वो विदेशी है कोई व्यक्ति, लेकिन यदि उसका जीवन साथी भारतीय है तो उसे भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में काउंट किया जाएगा। लेकिन इस कैटेगरी को एबॉलिश कर दिया गया 2015 में, और इसको इंक्लूड कर दिया गया ओसीआई कैटेगरी में। ओसीआई कैटेगरी क्या है, जरा इसको देख लिया जाए, इसे भी जान लेते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई का मतलब ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया।
ये कहा जाता है। ठीक, ये बेसिकली आया था 2005 में, ध्यान रखेंगे आप, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। बाद में 2015 में उसको भी मर्ज कर दिया गया। कौन कौन व्यक्ति हैं जो विदेशी है ना, जो इसको अप्लाई कर सकते हैं आईओसी के लिए? कौन कौन कर सकते हैं जरा देख लीजिए। कोई भी देश का नागरिक हो लेकिन 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था, या तो वो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बना, या उसके बाद किसी भी समय वो भारत का नागरिक था, तो वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए। अगला पॉइंट, या किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन उस क्षेत्र से संबंधित है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया। जैसे मान लो सिक्किम आगे चल करके भारत का हिस्सा बन गया, तो वो भी हो जाएगा। ठीक, या किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने योग्य था। ठीक है, वो किसी अन्य देश का रहा हो लेकिन वो 26 जनवरी 1950 को वो भारत का नागरिक बनने योग्य था, तो उसे भी इसमें काउंट किया जाएगा। ऐसे सभी नागरिकों के जो बच्चा है या उसका पोता है या परपोता है, चाइल्ड है या उसका ग्रैंड चाइल्ड है या ग्रेटर ग्रैंड चाइल्ड है, वो सभी इसमें काउंट होंगे। ठीक है, ये बात जान लीजिएगा। या वह नाबालिग बच्चा है तो भी काउंट होगा, जिसके माता पिता में से दोनों में से कोई भारत के नागरिक या माता पिता में से कोई भारत का नागरिक है, वो भी शामिल होगा। या तो इनमें से कोई भी क्राइटेरिया में हो व्यक्ति, उसके सभी बच्चे पोते वो तो शामिल होंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ वह नाबालिग बच्चा भी शामिल होगा जिसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं। माता या माता पिता में से कोई है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई दोनों हो, दोनों में से कोई भी यदि भारत का नागरिक है तो उसके बच्चे को भी ये कार्ड मिल जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है वो यह है कि इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान इंक्लूड नहीं है, यहां के नागरिकों को यह सुविधा नहीं दी गई है। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट इसमें यह भी कहा गया है कि यदि उसका जीवन साथी मान लेते हैं कोई विदेशी मूल का भी हो, तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा यदि वह भारत का नागरिक है। ठीक है, और भारत का नागरिक होने के लिए जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं है ये कार्ड होने के लिए। यदि आपने रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी भारत की नागरिकता हासिल कर लिया, सिटीजनशिप हासिल कर लिया, तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा और उसकी पत्नी या उसका पति ये कार्ड को होल्ड कर सकता है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको पता ही है, रेमिटेंस। जो वहां से रेमिटेंस आता है, जो वहां से वो पैसा भेजते हैं भारत, वो भारत में आता है, वाजिब बात है। यह बहुत जरूरी है, हैवी अमाउंट आता है इसमें, हैवी अमाउंट। और ये कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन को बनाए रखता है, क्योंकि ये अधिकतर किस में भेजते हैं, डॉलर या अदर फॉरेन करेंसी में भेजते हैं। इससे क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्रिएट रहता है भारतीय अर्थव्यवस्था। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब आपका फॉरेन रिजर्व, मान लो फॉरेन रिजर्व तगड़ा बना रहेगा, भाई फॉरेन रिजर्व अच्छा रहेगा तभी तो आप दूसरे देश के साथ व्यापार करेंगे। व्यापार जो होता है वो डॉलर में होता है, तो रेमिटेंस भेजते हैं, इसका बहुत बड़ा फायदा है, इससे हम लोगों का ये मजबूत रहता है। माना जाता है इंडियन स्टार्टअप्स को भी इससे बहुत फायदा मिला है, इकोनॉमिकल बेनिफिट है। खासकर जब आप इसका एग्जांपल देंगे, जैसे विनोद कौशल जो है वो एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है ना, और एक वर्चू कैपिटलिस्ट है। उसने फंडेड किया है न्यूमरस ऑफ द इंडियन स्टार्टअप्स। पता चलता है कि वो व्यक्ति ने भारत के कई स्टार्टअप जो नया धंधा शुरू करना चाहते हैं उनको उन्होंने फंड दिया है, इस रूप में भी हमें मदद मिलता है। नॉलेज ट्रांसफर भी होता है, खासकर टेक्निकल नॉलेज। मान लो कोई इंडियन प्रोफेशनल्स है जो वहां पर गए थे, बहुत दिन रहे और उसके बाद वो भारत आ जाते हैं, तो वो क्या करेगा, दिस फैसिलिटेट द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेरियस सेक्टर। मान लेते हैं यदि उन्होंने वहां पर गए, बहुत दिनों तक वो भारत वहां पर रहे, एनआरआई बनकर रहे या भारत के एनआरआई बनकर रहे, लेकिन एट लास्ट वो जब भारत आते हैं और भारत में आते हैं तो उनके साथ वो टेक्नोलॉजी भी आता है, वह नॉलेज भी आता है, और एट लास्ट क्या होता है, वह फैसिलिटेट करता है टेक्निकल डेवलपमेंट को और मॉडर्नाइजेशन इन वेरियस सेक्टर। जैसे आपको पता ही होगा श्रीधर वेम्बू जो है, जो फाउंडर ऑफ जो है, वो इसी में से आते हैं। फिर आगे देखिएगा आप, फिलैंथ्रोपी जो है यानी दान, बहुत सारा दान पुण्य वो करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो वह लोक कार्य के लिए दान करता है। आपको पता होगा भारत बहुत ऊंचाई पर है दानकर्ताओं में से, तो वाजिब बात है यह क्या करेगा, जब दान करेगा तो हेल्थ सेक्टर हो,
चाहे एडुकेशन सेक्टर हो, चाहे अन्य सेक्टर हो, वहां पर ये प्रमोट कर सकता है। तो बहुत भारी मात्रा में जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा जो वेस्ट में रहते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे पास लोक कल्याण के लिए दान भी करते हैं। इसका भी इकोनॉमिकल बेनिफिट है, क्योंकि वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी को जनरेट करता है, जैसे मैंने कहा हेल्थ हो चाहे एडुकेशन हो उससे। फिर आप देखेंगे कि ये हेल्प करता है ट्रेड टाइज में भी, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उसके कारण से क्या होता है, हमारे जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं उसमें अच्छा टाई देखने को मिलता है। खासकर भारतीय डायस्पोरा भारत के निर्यात को बढ़ावा देता है ना। आप देखिएगा जो वहां पर डायस्पोरा है वो क्या करता है, यदि हम इंडिया हैं और ये मान लेते हैं यूके है, तो वाजिब बात है यदि यूके में बहुत सारे भारतीय रहेंगे तो भारत के निर्यात को इससे बढ़ावा मिलेगा, वो प्रमोट करेंगे भारतीय माल को खरीदने के लिए। होता है भारत और उसके निवासी देश के बीच व्यापार संबंध बनाने में मदद करते हैं। हम और विदेश के बीच में जो संबंध है, जो ट्रेड रिलेशन है, उसको डेवलप करने में मदद करते हैं। इससे क्या होता है, ट्रेड टाइज होता है और इंटरनेशनल ट्रेड इससे को बढ़ावा मिलता है। एफडीआई, वाजिब बात है, एफडीआई फ्लो बढ़ता है भारत में। वेस्ट में जो डायस्पोरा है, कहीं पर भी डायस्पोरा होता है, वो एफडीआई फ्लो को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, क्योंकि वह भारतीय कल्चर के डिराइव्स हैं, वो भारतीय कल्चर को वहां तक लेकर के जाते हैं विश्व के अन्य क्षेत्रों में। इससे क्या होता है, इससे वो हमारे संपर्क में आते हैं, उनको लगता है ये आदमी ठीक ठाक है भैया, ये देश भी ठीक ठाक होगा। तो वाजिब बात है, एफडीआई जब हमारा कल्चर वहां तक पहुंचेगा तो एट लास्ट क्या होगा कि वो तो जो बड़े बड़े लोग हैं जो डायस्पोरा में पहुंच गए हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो तो करेंगे ही, लेकिन वो दूसरे को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं कि आप हमारे यहाँ कीजिए एफडीआई, ठीक है, और करेंगे। इससे क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा भारत में, ठीक है। अगला पॉइंट, इससे भारतीय डायस्पोरा का एक और भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहा इकोनॉमिक्स में, मार्केट एक्सपेंशन, ये भी बहुत बड़ा रहा। जैसे कि मान लेते हैं इंडियन डायस्पोरा, जैसे मान लो इंदिरा नूरी, ठीक है, तो इंदिरा नूरी अपने टेन्योर में क्या हुआ, जब वो पेप्सिको की सीईओ थी, उन्होंने वर्क टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल मार्केट फॉर द इंडियन प्रोडक्ट। उन्होंने भारतीय प्रोडक्ट के लिए ग्लोबल मार्केट में बहुत एक्सपेंशन किया और कहीं ना कहीं भारतीय स्वाद को, इंडियन है ना, इंडियन फ्लेवर्स को क्या कर दिया, ग्लोबली सबसे आगे कर दिया, है ना। तो इससे हमारा मार्केट एक्सपेंशन हुआ। पेप्सिको केवल ऐसा तो था नहीं कि भारत आया और केवल पेप्सी बेचा, भारत में उसने कई चीजें, पेप्सिको ने, आपको पता होगा कई सारे नमकीन आइटम्स जो हैं वो भारत के पेप्सी के ब्रांड से विदेशों में बिक रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इंडियन डायस्पोरा प्रमोट करता है इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट को भी, तो वाजिब बात है, इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, जो कल्चरल इंडस्ट्रीज है, उसको एक तरह से बूस्ट मिलता है। खासकर उदाहरण के लिए आप दे सकते हैं यूके स्थित सिंह ट्विंस, ये जो सिंह ट्विंस है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय कला रूपों को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। इससे यहाँ के कारीगरों को क्या हुआ, यहाँ के जितने भी क्राफ्टमैन थे उसको रोजगार मिला, इकोनॉमिकली ये बहुत बूस्ट किया। तो याद रखेंगे इसका नाम द सिंह ट्विंस एक नाम है, उदाहरण के लिए यूके में वो क्या कर रहे हैं, वो बाकायदा भारतीय कला के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित कर रहे हैं विश्व में और यहाँ के कारीगरों को इससे रोजगार मिलता है। अब आइए पॉलिटिकल सेक्टर में, जो इसका सेकेंड पार्ट है, मेन बॉडी। याद रखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने बॉडी बनाया, बॉडी में हम लोगों ने पहला पार्ट बनाया मेन बॉडी में, वो था बेनिफिट इन द इकोनॉमिकल सेक्टर। अब हम लोग इसको थर्ड पार्ट बना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया, सेकेंड पार्ट में इकोनॉमिकल बेनिफिट हो गया, थर्ड पार्ट में पॉलिटिकल बेनिफिट। पॉलिटिकल बेनिफिट में सबसे बड़ा बात है सॉफ्ट पावर। जितने भी डायस्पोरा होते हैं विश्व में कहीं पर भी, भारत चाहे वो भारत के ही नहीं, विश्व के अन्य देशों के भी जो डायस्पोरा होंगे अन्य देशों में, वो सॉफ्ट पावर के रूप में काम करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे वो एक ब्रिज, एक सेतु का निर्माण करते हैं। ये देश मान लेते हैं इंडिया है और ये मान लेते हैं यूएसए है, और यूएसए में इंडियन डायस्पोरा है, और ये क्या कर रहा है, सॉफ्ट पावर को क्रिएट करता है। तो ये जो होता है सॉफ्ट पावर क्या करता है, एक ढंग से हम दोनों देशों के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करता है, एक सेतु के रूप में कार्य करता है। और इससे क्या होता है, इससे बहुत बड़े बड़े टाइज हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल, है ना, एग्रीमेंट भी हो सकते हैं। क्यों, कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो भारतीय प्रवासी होते हैं, ये अपने कार्य जो करते हैं, अपने कार्यों से अपने देश की मेजबानी करते हैं,
भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को ये प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार से ये एक ब्रिज बन जाते हैं उस देश की। वो जब देखते हैं हमारे कल्चर को, इतना कल्चर हमारा रिच है, तो एक फेथ डेवलप होता है और एट लास्ट क्या होता है, अच्छा संपर्क बढ़ता है। और इस माना जाता है कि इस बात को आप जान लीजिए, वो यह है कि माना जाता है कि आज के तारीख में जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत ही मोदी गवर्नमेंट के पीरियड में बहुत आगे बढ़कर काम कर रहा है और इसी का परिणाम है, इस सॉफ्ट पावर का ही परिणाम है जो कि बायलैटरल रिलेशंस जो होते हैं, अगला पॉइंट जो मैंने लिखा है, वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं। इट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल रिलेशन विद द कंट्रीज लाइक द यूएसए। अब ये जो सॉफ्ट पावर जो ये क्रिएट कर रहे हैं इंडियन डायस्पोरा, इससे एट लास्ट क्या होता है, एक तो हमारी संस्कृति और हमारा कल्चर वहां तक पहुंचा, तो वहां पर वहां के पॉलिटिकल सिनेरियो में, वहां पर कहा जाए हम वहां के पॉलिटिक्स में हमारा इंटरफेरेंस बढ़ा और इसी का परिणाम है क्या हुआ कि बायलैटरल टाइज, हमारे बायलैटरल रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं खासकर इसमें। फिर अगला पॉइंट है लॉबिंग। आपको पता होगा विश्व में पश्चिमी देशों में लॉबिंग एक संकल्पना है, भारत में नहीं है ये। यहाँ पर क्या होता है कि जो एक लॉबी बनी हुई होती है, सब देशों की अपनी अपनी लॉबी, और आप चाहते हैं कि अपने देश के फेवर में वो डिसीजन ले वहां की सरकार। तो इंडिया का तो बहुत सारे लोग हैं वहां पर विदेशों में, तो इंडियन जो एथनिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे जातीय संगठन है, वो लॉबी लोकल गवर्नमेंट, जो वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो भी कंट्रीज का जो भी गवर्नमेंट होगा उसके लिए वो लॉबी करते हैं। किस रूप में लॉबी करते हैं, टू एडॉप्ट द पॉलिटिक्स फेवर टू इंडिया, यानी ये लॉबिंग करके वहां के पॉलिटिक्स को भारत के फेवर में कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, माना जाता है और वाजिब बात है, यह भारत को अधिक वैश्विक प्रभाव प्रदान करता है लॉबिंग। और माना जाता है कि यूएस अमेरिका के बीच जो सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था 2006 में, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल था इंडियन लॉबिंग का, जो भारतीय प्रवासी वहां पर कर रहे थे। ठीक है, आप इसको भी समझें। अगला पॉइंट है वहां का जो इंडिया के फेवर में कैसे हो सकता है, ये फॉरेन इलेक्शन को इन्फ्लुएंस भी करते हैं जो भारत के फेवर में हो। पता चला कोई एक व्यक्ति है जो उसका इलेक्शन हो रहा है, वो आएगा तो भारत का फेवर नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे शेख हसीना वाला, फिर आप समझ रहे हैं, ऋषि सुनाक को आप समझ रहे हैं, तो वाजिब बात है वहाँ के इलेक्शन को ये इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो भारत के फेवर में आए। फिर अगला देखिए, कल्चर डिप्लोमेसी को ये बढ़ावा देते हैं, है ना। कल्चर डिप्लोमेसी से क्या होता है, पॉलिटिकल टाइज और भी अच्छा होता है। द डायस्पोरा एड इन द कल्चर डिप्लोमेसी थ्रू द celebration of Indian festival abroad, thus promoting the Indian heritage and enhancing India's global image। इसके द्वारा ये क्या करते हैं, इंडिया के ग्लोबल इमेज को बढ़ावा देते हैं। आगे देखिए, यानी सिंपल सी बात है, भारतीय जो प्रवासी हैं वे विदेशों में भारतीय त्योहारों उत्सवों के माध्यम से संस्कृति कूटनीति में सहायता करते हैं। इस प्रकार भारत की विरासत को बढ़ावा देकर भारत की वैश्विक छवि, जो इंडिया का जो ग्लोबल इमेज है, उसको क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे इंडिया का ग्लोबल इमेज बढ़ेगा तो पॉलिटिकल सेक्टर में भी इंडिया मजबूत होगा, एक ग्लोबल पावर के रूप में आगे बढ़ेगा। तो आपने देखा इसका उत्तर, आप एक कंक्लूजन इसमें लिख सकते हैं, वैसे डिमांडिंग नहीं है क्योंकि कंक्लूजन लिखना इसमें कोई जरूरी नहीं है। ये एक 150 वर्ड का था, तो आपने इस चीज को देख लिया। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।